हर्षदा के पास और समझा जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट खबरों वाले स्टॉक कौन कौन से हैं या पॉकेट्स कौन कौन सी हैं। पॉकेट इसलिए छेड़ रहा हूं क्योंकि पहली जो है वो पॉकेट ही है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जो हमने बिग स्टॉक्स के तौर पे कुछ डिस्कशन किया था। आरबीआई ने क्या तब्दील करा है, क्या बदला है, कितने नियम सख्त कर दिए, अब समझ लिया जाए। हर्षदा, क्या कह रही है आरबीआई इनके लिए, एचएफसीज के लिए? इनफैक्ट आशीष, ये ड्राफ्ट नियम है, इसमें कुछ समय लग सकता है आने में। फिलहाल इस पर आई एम श्योर फीडबैक भी मांगा जाएगा, लेकिन जो अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि कुछ प्रोविजंस जो पहले मिलते थे वो शायद इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली आपको पीएनबी, कैनफिन होम्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आईआईएफएल होम फाइनेंस जैसी कंपनियों पर नजर रखनी है। मार्च 2025 तक पब्लिक डिपॉजिट 15% दरअसल लिक्विड एसेट में इनको रखने होंगे, जो इस समय करीब करीब 13% रखे जाते हैं। तो वहां पर कुछ और एलोकेशन करने की जरूरत होगी। अपने ही फंड से करीब 1.5 गुना से ज्यादा डिपॉजिट नहीं ले पाएंगी कंपनियां। साथ ही साथ बेसिकली आरबीआई का फोकस यही है कि जिस तरह से एनबीएफसीज को ट्रीट किया जाता है उसी तरह से दरअसल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी ट्रीट करना चाहिए। उसके तहत ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई देगा। इस समय करीब डिपॉजिट्स करीब 3 गुना हो सकते हैं, लेकिन अब 1.5 गुना की बात हो रही है। डिपॉजिट मैच्योरिटी भी कैप की गई है 60 महीनों के लिए, जो इस समय करीब 120 महीनों की है। अब ऐसी सिचुएशन में कंपनियों को बेसिकली इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग 1 साल में भी लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें आई हैं उभर कर इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट गाइडलाइन में। मक्वारी हालांकि कह रहा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बेस्ट प्लेस्ड है, 650 का इनका टारगेट है। उनको लग रहा है कि ये जो नियम बदलेंगे उसका कुछ खास असर कंपनी पर नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक पॉजिटिव एलआईसी फाइनेंस के लिए हो सकता है, हाउसिंग फाइनेंस के लिए हो सकता है। हाँ, मैक्वारी की एक रिपोर्ट भी आई एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे। मानस, चार्ट रेडी रखिएगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का, आ रहा हूं आपके पास। जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो मेंशन करे गए हैं। कंपनी के पास ऑलरेडी हैज मोर देन 15% ऑफ डिपॉजिट्स इन लिक्विड सिक्योरिटीज और 13% से नियम बढ़ा के 15% कर दिए गए हैं लिक्विड सिक्योरिटीज के। ऑलरेडी उनके उससे ज्यादा है, इन नियमों को खास असर पड़ने नहीं वाला है। और कंपनी जो है FY25 की अनुमानित प्राइस टू बुक वैल्यू जो है उसके 0.8 टाइम्स पे एलआईसी कामकाज कर रही है। तो मैक्वारी को तो पसंद आ रहा है, आउट परफॉर्म है और टारगेट रखा है 650 का। एलआईसी की दिखाइए, आप कहां घूम रहे हो मानस? एलआईसी चार्ट वैसे मजबूती अच्छी है, क्या मूव्स आए काफी समय बाद, लेकिन वो 400 450, मेरे ख्याल 450 ऑड से 550 पे आके खड़ा हो गया कुछ ही महीनों में। तो देखिए, चार्ट्स तो बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। अब मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले ही स्टॉक ने 2021 के हाइस को ब्रीच किया। अब ये 2019 के हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड बना हुआ है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि करीब अगर हम पोजिशनल बेसिस बात करें तो 625 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक पोजिशनल ट्रेड करंट लेवल्स पे भी लिया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है 20 डे मूविंग एवरेज 555 के आसपास है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप खरीदारी करिए 625 के टारगेट के लिए। 625 के लक्ष्य फंडामेंटली भी इसी तरह का एग्रेशन दिखा रहा है, मैक्वारी की रिपोर्ट भी, और टेक्निकली भी मानस को पसंद आ रहा है, साउंड है। तो जैसे कमेंट्री में सुबह सुबह बातचीत हुई बिग स्टॉक्स में, किसी भी रीजन से अगर आरबीआई के जो नए नॉर्म्स के अनाउंसमेंट्स हैं कोई भी गिरावट आ रही है तो दरअसल खरीदारी करने के बेहतरीन मौके होंगे। और फंडामेंटल टेक्निकल पिक्चर तो आपने समझ ही ली एक्सपर्ट्स की तरफ से। गौरांग सर, सबसे प्रिफर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फंडामेंटली आप लोग की जियोजीत पे कौन सी है सर? तो आशीष जी, 3 है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स और रेपको होम फाइनेंस। और अगर आप मुझे पसंद के आधार पर एक सूची बनाने की बात करेंगे तो जाहिर है कैनफिन होम्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और रेपको होम फाइनेंस, ये मेरे ख्याल से श्रेणी होगी। मैं ऐसी गुस्ताखी क्यों करूंगा? मैं आपसे क्यों कहूंगा सूची बनाने को? मैं आपसे थोड़ा काम करा पूछने सकता से हूँ। पहले बता दिया हूँ। पेकिंग ऑर्डर का गौरांग सर ने ब्यूटीफुली हाईलाइट कर दिया। सबसे पहले गौरांग सर की भी जुबान पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ही आया था। ठीक है, रेडा पे रखिए इस पूरी पॉकेट को और खास तौर पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को, जिसको लेकर ब्रोकरेजेस बुलिश होते हुए। अब आइए वो खनिज विदेश इंडिया रिलेटेड डेवलपमेंट्स जो हमने अर्जेंटीना की एक सरकारी कंपनी के साथ भारत सरकार ने करार कर डाला है।
और जिसके चलते नाल्को हिंडाल्को हेडलाइन में मेंशन था, रडार पे रहेंगे। सॉरी, नाल्को हिंदुस्तान कॉपर रडार पे रहेंगे। हर्षदा, क्या खबर है, ये हो क्या रहा है? आदत होगी नाल्को हिंडाल्को साथ में बोलने की, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर और नाल्को ये दरअसल जेवी पार्टनर्स है। ये खनिज विदेश एग्रीमेंट में जो काबिल नाम की कंपनी सेटअप की गई है। बेसिकली अर्जेंटीना में भरपूर लिथियम आयन की अवेलेबिलिटी है। अब वहां पर इन माइंस में एक्सप्लोरेशन की जरूरत होगी, तो तकरीबन 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जहां पर भारत सरकार दरअसल इन कंपनियों के जरिए एक्सप्लोरेशन शुरू करती हुई दिखाई देगी। याद रहे कि करीब 15,700 हेक्टेयर वाली एरिया है, जहां पर दरअसल ये एक्सप्लोरेशन शुरू की जाएगी। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इस तरह का करार? क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन के लिए लिथियम आयन की जरूरत होगी, जो प्राइमरीली बैटरी पैक्स, बैटरी स्टोरेज यूनिट्स, ईवी व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसीलिए एक बड़ा एफर्ट दरअसल भारतीय सरकार की तरफ से आता हुआ, और आप हिंदुस्तान कॉपर और साथ ही साथ नाल्को पर नजरें रखेंगे। नाल्को वैसे भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक आज दरअसल इत्तेफाक से बैन से भी बाहर निकला है। और ये है वैसे भी फोकस में इसीलिए भी क्योंकि गाबा सर की प्रेफर्ड पिक है भाई। तो एक काम करें, नाल्को की तो बात हो गई, पसंद आ रहा है चार्ट्स पे। जो दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर, सतपुते साहब, इसके चार्ट्स के समीकरण कैसे लग रहे हैं? आशीष जी, मुझे हाँ, सॉरी सॉरी आशीष जी, देखिए अगर आप इसका चार्ट देखें तो चार्ट में तो जबरदस्त स्ट्रेंथ है, लेकिन एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि थोड़ा फैक्टर्ड इन है। क्या हो रहा है कि अगर आप पिछले 5 दिनों का चार्ट उठा के देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो इसका आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा, अगर ये 267 का लेवल यानी कल का हाई ये 267 के ऊपर चला जाता है तो फिर मुझे लगता है फिर से एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी 280 प्लस के लिए। नहीं तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा जो प्रॉफिट बुकिंग का जो सेशन चल रहा है ये प्रोबेबली 240 तक चले। तो अगर बाय करना है तो आपको क्लियरली 267 के ऊपर ही करना है। ओके, ये कंडीशनल वाला गेम हो गया। ज्यादा गो टू बेहतर पॉकेट जो है वो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि नाल्को, जो बेहतर प्लेस नजर आती है। अब आइए जरा सा रिजल्ट्स पे। एंजल वन के नंबर्स आए, साल दर साल देखने में तो ठीक ठाक दिख रहे थे, पर कंपेयर इनको सीक्वेंशली भी करना चाहिए। तो हर साल जान लेते हैं नंबर्स दरअसल प्लेस कैसे हैं। स्टॉक में बहुत अच्छा मूव बना है। बैती साहब, चार्ट रेडी रखना आप एंजल वन के। आशीष, यहाँ पर मेरे पास ईयर ऑन ईयर नंबर्स है। 14% तक का इजाफा प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। 260 करोड़ का नंबर आया है। रेवेन्यू 41% बढ़कर आया है। साथ ही साथ एबिटा में 22% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि मार्जिन ट्रिम हुए हैं, 43% से घटकर 37% पर आए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंपनी हाईएस्ट एवर क्लाइंट एडिशन थर्ड क्वार्टर में कर चुकी है। लगभग 25 लाख इन्होंने क्लाइंट्स जोड़े हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। 16% तक का इजाफा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। साथ ही साथ इक्विटी और एफएनओ मार्केट शेयर में भी 62 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उस लिहाज से भी अच्छी खासी वृद्धि। आपको याद होगा, इसने जब हाल ही में थर्ड क्वार्टर अपडेट दिया था तब भी इसकी हम चर्चा कर रहे थे, और एक के बाद एक यहाँ पर हमने देखा है क्लाइंट एडिशन के मामले में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है। रिकॉर्ड क्लाइंट एडिशंस है, हाईएस्ट एवर, और प्रॉफिट्स तिमाही दर तिमाही 14% का जंप दिखा रहे हैं। ठीक है, डिसेंट है, पर बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रखे हैं। बैती साहब, क्या व्यू बन रहा है स्टॉक की चार्ट्स को देखकर और पोजीशनिंग को देखकर? आशीष जी, चार्टिकली तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, बट ओवर स्ट्रेचिड भी है, क्योंकि मार्च के ही अगर मैं लोज डिस्कस करूं, लास्ट ईयर मार्च के लोज वो करीब करीब 1000 और 1020 के रेंज में थे, और स्टॉक ऑलरेडी 3800 के प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि ओवर स्ट्रेच्ड है और रूम फॉर एरर यहाँ पे मतलब काफी कम है। तो अगर थोड़ा भी आज नंबर पे डिसअपॉइंटमेंट रहा स्ट्रीट को, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल सकती है। हमारी सलाह है कि इसे डिप में अभी बाय नहीं करे, थोड़ा सा डस्ट सेटल डाउन होने दे, और अगर 20 डेमा के पास या उस रेंज में कहीं मिलता है 3600 के रेंज में, तो वहां जरूर प्रॉफिट पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि वहां रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। बट इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह नहीं है। जिनके पास है, अगर एक बार प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह रहेगी। ओके, मेरे ख्याल से आशीष ये पिछले साल की सबसे बड़ी केस स्टडी में है एंजल वन और BSE दोनों। मतलब कैसे आप अपने आप को री इनोवेट करके, और एंजल ने अपने आप को जब से B2C में कन्वर्ट किया, और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने मार्केट शेयर गेन किया, जिस तरीके से इन्होंने अपनी इमेज बदली। पहले जो एंजल की इमेज थी और आज की जो एंजल की इमेज है, चाहे इनकी ऐप हो, चाहे इनका प्लेटफॉर्म हो, चाहे इनकी कस्टमर सर्विस हो, आई थिंक ये सब चीज़ें B2C में बहुत ज़रूरी होती हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को इनोवेट किया है ना, और
एक चीज़ है, आप ये स्टॉक पैराबोलिक हो गया है, लेकिन मतलब अगर आपके पास ऐसा स्टॉक आ जाए ना, उसके बाद बस आप उसमें बने रहिए और बस, क्योंकि यू नेवर नो, ये 4,000 वाला 8,000, 12,000, 16,000 भी हो जाए, यू नेवर नो। एक बार स्टॉक्स चलना शुरू होते हैं इस तरीके से, मोमेंटम और एक टेलविंड है इस समय इंडिया में, जिस तरीके से लोग मूव कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स की तरफ। और अभी तो हमारी सेविंग्स का कितना, मेरे ख्याल से 3-4% ही जा रहा है मार्केट्स में। अभी तो हम रियल एस्टेट और गोल्ड के लेवल पे भी नहीं पहुंचे। अगर उसको क्रॉस करना शुरू करेंगे तो ये सब कंपनियां मेरे ख्याल से इस तरीके के नंबर्स दिखाती रहेंगी। ये जैसे बजाज फाइनेंस जो 10 साल पहले था ना, जिस वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे था, ये जो ब्रोकरेज कंपनियां उसमें भी जो अच्छा कर रही थी कि एक ही बजाज फाइनेंस निकल के आई ना, तो ऐसे ही एक या दो ही निकल के आएंगी। लेकिन वो एक या दो जो अगर आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिए ना, उसमें बस फिर आप उसमें पकड़ के रखिए। फिर उसमें थोड़ा सा जब डिप्स भी आए तो थोड़ा सा मजबूत रहिए कि नहीं, मैं इसको रखने वाला हूँ। मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो है ना, आगे भी यहाँ से कमाल करने वाला है। गजब है भाई साहब, क्या मूव बने इसमें। खैर इसके मूव्स ही नहीं, इसके फाइनेंशियल्स, इसके क्वार्टरली अपडेट सब बड़े स्ट्रांग आते चले गए। नाम बदलने का भी कुछ कमाल होगा भाई साहब। एंजल ब्रोकिंग एंजल 1 हुआ और उस दिन से इसने मुड़ के नहीं देखा पीछे। और कल ही एक लीडिंग न्यूज़पेपर डेली में देख रहा था मैं, कोटक का जो वेल्थ मैनेजमेंट आर्म है उसके कैसे सीनियर एग्जिट सब हो रहे हैं और सब एंजल ज्वाइन कर रहे हैं। हर तरफ से ऐसा मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है भाई साहब। रखिए एंजल 1 को रडार पे। थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर हो सकता है चार्ट्स पे, लेकिन अपडेट रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं। अच्छे क्वार्टरली नंबर्स फिर से डिलीवर करें। खैर अब आइए जरा सा कुछ क्वार्टर अपडेट जो कंपनी की तरफ से आए, जिनके नतीजे आने वाले हैं, उन्होंने बिजनेस अपडेट जो शेयर करें। 2 आए इंटरेस्टिंग। पहला चलते हैं पतंजलि फूड्स, और पतंजलि फूड्स के लिए कविता जी चार्ट आप रेडी रखो। हर्षदा, पतंजलि का अपडेट कैसा लग रहा है? यहाँ पर हमने परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट देखा, लेकिन कंपनी बेसिकली कह रही है कि स्टेबल बिजनेस है जैसा सेकंड क्वार्टर में ही था। एडिबल ऑयल की कीमतें स्थिर रही हैं। FY24 की पहली 6 माही में कीमतों में कुछ कमी आती हुई जरूर दिखाई दी है। थर्ड क्वार्टर में EBITDA मार्जिन हाउएवर यहाँ पर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही आते हुए दिखाई देंगे। वॉल्यूम सिंगल डिजिट रहने के आसार हैं थर्ड क्वार्टर में, उसमें ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। एडिबल ऑयल की बिक्री में 75% तक का योगदान ब्रांडेड सेगमेंट से आता हुआ दिखाई दे रहा है। पाम ऑयल प्लांटेशन क्षेत्र में 4,000 हेक्टेयर बढ़कर करीब 72,000 हेक्टेयर के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है। FMCG सेगमेंट से 75% ऑफ रेवेन्यू आ रहे हैं। फूड एंड FMCG सेगमेंट में 32% रेवेन्यू, आई बेग योर पार्डन। ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं और उनका मानना है कि बिस्किट पोर्टफोलियो क्लियरली ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो रफली करीब 20% ग्रो हुआ है थर्ड क्वार्टर में। ये कंपनी की तरफ से हाईलाइट्स आई हैं। ओके अच्छा, देखिए बंधन बैंक में वो जो हमने स्पॉटलाइट में कवर किया था आशीष, कि HDFC बैंक का जो हिस्सा था, वो जो ग्रू फाइनेंस के मर्जर के थ्रू जो हिस्सा था, वो अब वो ओपन मार्केट, वो ओपन मार्केट में निपटा दिया उन्होंने। और क्योंकि कई लोग ब्लॉक डील की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, लेकिन वो मेरे ख्याल से ओपन मार्केट में निपट गया। और ये स्टॉक जो है ये काफ़ी वोलेटाइल रहा है, लेकिन ये एक हैंग जो ओवर हैंग है ना, वो हटा दिया इसने सप्लाई का। बाकी ओवरहैंग्स हैं इसमें, ऐसा नहीं है। वो जो अभी रिसेंटली जो मामला आया था, उसके बाद स्टॉक की काफ़ी पिटाई हुई थी, तो वो ओवरहैंग्स अभी भी हैं, लेकिन एटलीस्ट एक सप्लाई का ओवरहैंग हट गया यहाँ से, कि वो जो HDFC बैंक का प्रेशर आना था, अब वो नहीं आएगा कम से कम। ओके, ये हो गई बंधन बैंक की बात। बंधन बैंक का चार्ट आप, शिल्पा जी, चार्ट और डेटा आप रेडी रखना। पहले पतंजलि फूड्स पे जा रहा हूँ कविता जी के पास। कविता जी, कैसा लग रहा है भाई चार्ट? सो आशीष जी, जब इसे वीकली या डेली सेटअप पे देख रहे हैं तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है काउंटर ने। पिछले 4 दिन से ये अभी एक करेक्शन में है। फर्दर ये करेक्शन मुझे लगता है 20 EMA तक अगर जाता है तो 1600-1595 वो लेवल होंगे जहां पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। एज लाइक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो प्राइस टारगेट आता है वो 1750-1800 तक पॉसिबल टारगेट्स दिखते हैं। सो डिप एक बाय अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए अराउंड 1595 के आसपास। ओके, जब बैंकिंग ने बहुत बढ़िया करा था तो भी एक स्टॉक हमेशा अंडर परफॉर्म ही करता रहा, दायरे में फंसा रहा, वो है बंधन बैंक। खैर आज एटलीस्ट सप्लाई साइड की जो इश्यूज, ओवरहैंग, वो छटने के अपडेट्स एटलीस्ट आते हुए। खैर शिल्पा जी, चार्ट्स पे कैसा प्लेस या डेटा के पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? क्या करोगे आप बंधन बैंक? 230, 231 पे खरीदार हो या नहीं हो?
यहाँ पे आशीष जी 240 पे इसका रेजिस्टेंस है। लास्ट टाइम भी जब हमने बात किया था तभी भी यही था कि 240 के ऊपर ये जा ही नहीं रहा है। जब तक 240 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये डिसाइसिव बाई नहीं रहेगा अभी आपको। लेकिन अगर ये 230 से 240 का अगर आपको राइड लेना है तो यस आप एक 228 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। बट देन अगेन वंस बुक योर प्रॉफिट अराउंड 240 उसके ऊपर सस्टेन करता है देन इसका एक्सटेंडेड टारगेट्स ऑफ 255 से 260 डेफिनेटली है। ओके, बंधन बैंक ये व्यू आता हुआ 240 पिछली बार भी चर्चा में आया था, ये उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, इसके लिए सरदर्द बना हुआ है, वो जोन क्रिटिकल है। इस बीच राजेश पालविया साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे पैनल पे शिरकत करते हुए। पालविया साहब गुड मॉर्निंग। पालविया साहब आज का प्रेफर्ड पिक के साथ शुरुआत करें क्या? आप लोग क्या रिकमेंड कर रहे हो आज के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आशीष जी, फार्मा स्पेस पे फोकस है और हमें लगता है कि फार्मा स्पेस एक अच्छा मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू करते हुए दिखेगा, तो वहां पे ग्लेनमार्क पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में देखें तो कल के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप था, स्टॉक जिस तरीके से ब्रेकआउट टेरिटरी के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को कंफर्टेबली क्रॉस किया है वीकली चार्ट पे। हमें लगता है कि ग्लेनमार्क में यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट इसमें 945 950 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 898 के आसपास। भाई साहब फार्मास्यूटिकल्स का दिन है भाई, 3 फार्मा पिक्स अपफ्रंट आई। हमने डॉक्टर रेड्डीज और ऑरबिंदो फार्मा के ट्रेड्स राइट करे थे और तीसरा टॉप कॉल के तौर पे रख लीजिए रडार पे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स 898 के स्टॉप के साथ इवेंचुअली 950 तक के लक्ष्य। लैंडमार्क कार्स अगला अपडेट, एक हमने पतंजलि फूड्स का Q3 बिजनेस अपडेट देखा था, दूसरा है लैंडमार्क कार्स का। गाबा सर, लैंडमार्क कार्स का चार्ट रेडी रखना, मैं आता हूं आपके पास। आपकी गाड़ी भी तो सर्विस होने वहीं जाती होगी। लैंडमार्क का नहीं, मेरी जाती है एनबीएस में जाती है। नहीं, एनबीएस तो महिंद्रा, मर्सिडीज तो लैंडमार्क पे जाती होगी। अब आजकल आप मर्सिडीज पे ध्यान ही नहीं देते हो। खैर ठीक है, हर्षदा से पहले अपडेट जान लेता हूँ फिर चार्ट लेता हूँ आपसे। हर्षदा क्या कह रहे हैं लैंडमार्क का? अच्छा अपडेट है थर्ड क्वार्टर के लिए जो कंपनी ने अपडेट दिया है। बेसिकली टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जिसमें एजेंसी सेल्स इंक्लूडेड है करीब 8% बढ़कर आई है 1301 करोड़ के आसपास। ये साल दर साल नंबर्स मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। आफ्टर सेल सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस 16% बढ़ा है। दरअसल इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 224 करोड़ के आसपास ये आया है। व्हीकल सेल्स में 5.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। 1051 करोड़ का यह आंकड़ा उभर कर आ रहा है। और प्री ओन व्हीकल सेल्स कंपनी ने हाल ही में दरअसल बिजनेस शुरू किया है, वहां पर आप देखिए करीब करीब 73% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। और लास्ट टाइम जब हमने कंपनी के मैनेजमेंट से बात की थी, उन्होंने कहा था ये प्री ओन सेल्स में अच्छा खासा पिकअप देखने को मिलेगा जो ड्राइव भी करेगा बिजनेस को। फेस्टिव सीजन और नए मॉडल लॉन्च करने का पूरा फायदा दरअसल कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है, थर्ड क्वार्टर अपडेट में उन्होंने मेंशन किया है। साथ ही साथ कंपनी एक और चीज कह रही है, जहां पर बाकी सभी प्लेयर्स के पास अच्छी खासी इन्वेंट्री है अभी भी, इन्होंने अपनी लार्जली थर्ड क्वार्टर में इन्वेंट्री क्लियर आउट कर ली है। बहुत बढ़िया, अच्छा अपडेट है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रो फॉर्मा रेवेन्यू 1301 करोड़ का। बढ़िया आफ्टर सेल्स का धंधा और इन्वेंट्री रिडक्शन, सारे अपडेट्स अच्छे हैं। गाबा सर, लेकिन चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? चार्ट में बहुत ही बढ़िया, जो स्ट्रक्चर है चार्ट का बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 700 के आसपास, ट्रेड कर रहा है 839। जैसा ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से लगता है कोशिश करेगा 1000 पार कर लेगा और मैटर ऑफ टाइम वो कर ही लेगा। तो स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है। इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है लैंडमार्क में, मेरे ख्याल से वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। यस, इट्स अ बाय लैंडमार्क। खरीदारी करने का मन बनाइए। अपडेट भी बहुत बढ़िया आता हुआ और बीच में मैनेजमेंट कमेंट्री भी बड़ी अच्छी आ रही थी इस कंपनी की तरफ से। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है लैंडमार्क कार्स पे। बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। हर्षदा और क्या क्या रडार पे रहेगा आज? एस्टर डीएम रेडार पर रखेंगे आशीष। यहाँ पर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रही है। हम सब जानते हैं अपना बिजनेस का कुछ हिस्सा दरअसल एक गल्फ कंपनी को अपने गल्फ बिजनेस को बेचने की फिराक में है। एक कल बोर्ड बैठक हुई थी, बेसिकली ट्रांजैक्शन की सिचुएशन क्या है उसको एसेस करने के लिए। बोर्ड ब्रीफ ये कह रही है कि सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस देखने को मिली इस ट्रांजैक्शन में। ये ट्रांजैक्शन जल्द ही पूरा होता हुआ दिखाई देगा और बोर्ड का इरादा है कि करीब करीब 70 to 80% जो अपफ्रंट कंसिडरेशन आएगा $903 मिलियन का,
उसको डिविडेंड के तौर पर बांटा जाए। उस लिहाज से करीब 110 से 120 रुपए प्रति शेयर का एक डिविडेंड कंपनी घोषित कर सकती है। डिविडेंड को लेकर दरअसल मार्च के महीने में बोर्ड बैठक होगी, जब वो एनुअल रिजल्ट्स आएंगे तब विचार किया जाएगा, लेकिन ये ड्राइव कर सकता है क्योंकि एक अच्छा मोटा डिविडेंड कंपनी देने की तैयारी में है। साथ ही आप डीसीएक्स सिस्टम्स पर नजरें रखेंगे। कंपनी ने QIP लॉन्च कर दिया है। इशू साइज करीब 500 करोड़ का है। इंडिकेटिव प्राइस करीब 341 रुपए प्रति शेयर है। 4.8% के डिस्काउंट पर दरअसल ये आ रहा है। प्रोमोटर्स याद रखिए करीब करीब दिसंबर के क्वार्टर एंड तक 71.73% हिस्सा होल्ड कर रहे थे, तो कुछ उनकी तरफ से लिक्विडेशन आता हुआ दिखाई देगा, डाइल्यूशन आता हुआ दिखाई देगा। जोमैटो, जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे सीधा सौदा में, मोतीलाल ओसवाल ने दरअसल 4.5 करोड़ शेयर बेचे, लेकिन खरीदारों के नाम सबसे इंटरेस्टिंग है। बड़े विदेशी संस्थागत निवेशकों ने यहां पर माल लिया है। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल, BNP पारिबा के साथ सिटी ग्रुप ने दरअसल जोमैटो में वो स्टेक जो मोतीलाल ने बेचा पिकअप किया है। इसके साथ ही आप PNC इंफ्रा पर भी नजरें रखेंगे। इन्होंने दरअसल 12 SPVs को हाईवे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को सौंप रही है या फिर बेच रही है। 9,000 करोड़ के आसपास तक का यहाँ पर आकलन किया गया है उन पर्टिकुलर रोड प्रोजेक्ट्स का। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो भाई साहब जोमैटो, ये बताना भूल गया था मैं, कल के FII-DI में क्लियर कैलकुलेशन है, 620 करोड़ रुपए का लार्ज ट्रेड हुआ था। वो DIs ने बेचा और पूरा FIIs ने कंज्यूम करा। मतलब मोतीलाल ओसवाल से वो फंड था जो बड़ा एग्रेसिव हुआ था 90-95 के लेवल्स पर। एग्रेसिव टारगेट शायद मोतीलाल ओसवाल के ब्रोकिंग के। काफ़ी पॉजिटिव है मोतीलाल ओसवाल एक्चुअली स्टॉक पर। हो सकता है ब्रोकरेज हो, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा माल छोड़ा हो, 4.5 करोड़। हाँ वो ठीक है, वो सब चलता रहेगा, लेकिन मतलब एक्चुअली पहले हायर लेवल पर लेके फंसे भी थे, फिर लोअर लेवल पर दोबारा लिया था, और ये वाला मामला है। लेकिन ये आशीष स्टॉक में ना बॉटम बन चुका है। ये इस स्टॉक में बॉटम बन चुका है। प्लस अब कंपनी का फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी पर। और एक चीज़ है, जब भी इतनी ज़्यादा सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाए विदाउट टू मच प्रेशर ऑन द स्टॉक, वो अपने आप में एक इंडिकेशन है। चार्ट बता रहा है कि बॉटम बन चुका है। ब्लॉक विंडो में हुआ था, मार्की इन्वेस्टर्स, सारे नाम जो हर्ष ने लिए गजब के नाम है जिन्होंने खरीदा है। तो घरेलू संस्थागत से विदेशी संस्थागतों के पास वापस जोमैटो का बड़ा चंक जाता हुआ। गौरांग सर, ये बहुत बढ़िया मूव जोमैटो में, पिछले एक साल में 150% प्लस के रिटर्न। हालांकि जो IPO की लिस्टिंग के बाद हमने ट्रेजेक्टरी देखी थी, अब तक वो आई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उस पाथ पे हैं। क्या करोगे अब आप लोग, क्योंकि 2024 वो साल हो सकता है जब शायद फेड और बाकी मेजर सेंट्रल बैंकर्स दरें घटाना शुरू करेंगे। इनकी पिटाई वहीं से शुरू हुई थी जब ये सब बढ़ना शुरू हुआ था, और अब समीकरण बदल रहे हैं। पर स्टॉक क्या है, पहले ही सारा मूड माहौल कैप्चर करने की कोशिश करता है। अभी भी दमकम है क्या? बिल्कुल है आशीष, और मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे अपने सर्वोच्चम स्तर के पास जाने का प्रयास कर रहा है, और नए लक्ष्य मेरे ख्याल से इसके करीबन 150-160 के आसपास होंगे। और इसका कारण ये है क्योंकि प्लेटफॉर्म फी तो ये लोग जुटा रहे हैं, लेकिन जोमैटो जो कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, लेकिन घर में किचन में काम आने जो ग्रोसरीज प्लेटफॉर्म है इसका ब्लिंकिट, वहां पर भी काफी तीव्र गति से कस्टमर बेस तो बढ़ ही रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म फी का कलेक्शन वहां से भी हो रहा है, और वहां पर तो डिलीवरी चार्जेस भी लग रहे हैं। तो योगदान काफी अच्छी तरीके से आएगा बैलेंस शीट पर दोनों ही प्लेटफॉर्म पे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं,